For more videos, subscribe Vidya Vihar Competition Classes on www.youtube.com। आरआरबी एनटीपीसी बेस्ट सेशन में यहाँ पर आप लोगों के बीच नए नए सेट्स को लेकर हम कंटिन्यू आ रहे हैं और बहुत सारे जो ऐसे कुछ सवाल हैं जो काफ़ी मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर एक और इसी तरह के कुछ सेट्स के साथ हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी की जो आपकी एल्गोरिदम ऐसी होती है कि इसमें जो लेवल होते हैं वो काफ़ी हार्ड नहीं होते हैं और इसके क्वेश्चंस के भी जो लेवल होते हैं वो आपके इजी ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपके रिजल्ट मेकर सवाल होते हैं जो कि आपके सारी रिजल्ट की स्थिति को बदल कर रख देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसी बातें सेट हो जाती है कि कंपटीशन के सभी हिसाब बस सेकंडों में बनने चाहिए और नहीं तो ये आप मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सवाल यहाँ पर मैं इसकी लॉजिक को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये सब बातें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आप लोगों को हर सवाल, हर तरह के जो यहाँ पर स्थिति होती है उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसलिए ऐसे भी सवाल ला रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को सॉल्यूशन की किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी होती है वो हम बताएंगे यहाँ पर। तो इस समय आप हैं अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। मैं हूँ विजय सर। आइए बढ़ते हैं आज के इस सेट में और देखते हैं कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर आज का सबसे पहला सवाल यहाँ आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सवाल है कि 4√3, 5√4, 10√12 और 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये एक घातांक और करनी का सवाल है यहाँ पर। तो हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो करनी होती है यानी कि जो इसके अंदर, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखे x√y, तो ये जो x होती है इसे हम लोग करनी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह की सवाल में जब भी आपको यहाँ पर 4√3 दी गई है और आपके 5√4 है और 10√, आपके 12 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले अंदर में जितने भी करनी है उसका एलसीएम लोग ले लेंगे। तो एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके जो 4 हैं तो आपके यहाँ 4 पर ये जो 20 है तो कितने बार मल्टीप्लिकेशन से 20 आएगा, 5 बार। तो यहाँ हम लोग को 20 लिखनी है, लेकिन पहले यहाँ 4 थे तो ये 5 गुना हुआ, तो ये 5 जो होंगे यहाँ पर आपके बन जाएंगे वो पावर। उसी प्रकार जब आप यहाँ पर √20 लगाएंगे तो आपने इस 5 से इसे 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 पर पावर ये आपकी 4 हो जाएगी। और जब आप यहाँ पर आप 20 लाएंगे तो यानी कि 10 दूनी 20, तो 12 पर पावर 2 हो जाएगी। और उसके बाद जब आप यहाँ 1 को भी अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये यहाँ पर √1 है, तो यहाँ पर अगर मान यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो 2 होती है, तो इस 2 के बदले अगर हम यहाँ पर 20 कर ले तो यानी 10 गुना, तो 1 पर पावर हो जाएंगे यहाँ 10। तो आपसे यहाँ पर देखा जाए तो जो 3 पर पावर 5 होते हैं वो आपके कितने हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं 243। 4 पर पावर 4 कितने हो जाएंगे आपके, तो 4 पर पावर 4 आपके हो जाएंगे 256। और उसके बाद 12 पर पावर 2 कितने हो जाएंगे 144 और 1 पर पावर 10 कितने हो जाएंगे 1। तो सबसे बड़ी की बात अगर की जाए तो ये आपके 256 यानी कि जो आपके 5√4 हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। ये आपकी इसमें से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो कैसे हम लोग करनी को सेम करनी में बदलते, सभी करनी को कैसे सेम करना है, तो हमने सबसे पहले जितनी भी करनी थी सभी की एलसीएम कर ली
और एलसीएम के बाद जितने भी बार आपके मल्टीप्लाई होंगे वो आपके अंदर की संख्या पर पावर बनते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगली क्वेश्चन। तो अगला सवाल जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर कि 21 + 22 + 23 प्लस डॉट 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 प्लस 90 तक का, आपको 21 से लेकर 90 तक का योगफल क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्टली हमें यहाँ से 90 तक का योगफल अगर निकालना हो तो ये तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपसे 1 से 90 तक की बात करें तब ये आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर प्रथम 90 संख्या की योगफल निकालनी है तो हम लोग कर देंगे n × n+1 यानी 90 × 91/2। तो यहाँ पर आपके 2 को हमने इसे कटा दिया, तो यहाँ पर आपके कट जाएंगे 45 बार में। तो 45 × 91 आपके इसकी जो योगफल हो जाएगी, 45 × 91 हो जाएंगे आपके 4095। अब ये तो आपके 1 से 90 तक के योगफल हो गए, लेकिन यहाँ तो 21 से 90 की बात है, तो 1 से 20 तक यहाँ पर तो गायब हो गए। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे कि 1 से 20 तक के योगफल क्या होते हैं। तो 1 से 20 तक की अगर योगफल निकालेंगे तो यानी n × n+1 यानी 20 × 21/2। तो ये आपके 2 दाई 20 यानी कि आपके यहाँ हो गए 210। तो ये इतना हम लोग इसमें क्या करते हैं, 210 को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 8 8 यानी 3885। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसके सही जवाब। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया हो कि जब भी अगर आपको किसी भी योगफल को अगर आपको शुरू से नहीं देकर 20 से दे दी जाए, यानी कि जैसे यहाँ 21 से स्टार्ट कर दी गई, तो यहाँ पर हम लोग जब भी दी गई होगी इस तरह से, तो हम लोग पहले प्रथम से जो लास्ट तक वो निकाल लेंगे, और जो यहाँ पर आपके शुरू के जो नहीं है उसको हम लोग वहाँ से माइनस कर लेंगे। तो आसानी से ये आपको ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को अब। तो अगला क्वेश्चन जो अब आपके लिए है, तो यहाँ पर अब सवाल आप देख रहे हैं कि एक फ्लैट की कीमत प्रति वर्ष 15% बढ़ती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो आइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फ्लैट की कीमत है वो प्रति वर्ष आपके 15% बढ़ती है, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके क्या हो जाएगी। 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो आपके लिए हो जाएगी 3/20। यानी कि अगर इस समय 20 रुपये है तो अगले साल उसकी कीमत 23 रुपये हो जाएगी। 15% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत पूछी जा रही है। तो यहाँ पर 2 बार इस तरह से हम लोग कर लेंगे, फिर से दूसरे वर्ष 20 से 23 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 × 20, यहाँ पर अगर शुरुआती कीमत इसकी 400 होगी तो ये बढ़कर हो जाएगी 23 × 23 529। तो लेकिन यहाँ पर जो आपके फ्लैट की कीमत है वो आपके 400 नहीं होकर आपके 60 लाख हैं। तो यहाँ से ये कितने गुना यहाँ पर हो गए, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपके टोटली हो जाते हैं 15,000 गुना। तो अगर हम इसे भी 15,000 गुना कर दे तो आपके यहाँ पर टोटली हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर गुणनफल कर लें हम लोग तो ये गुणनफल आपके हो जाएंगे टोटली आपके यानी कि आपके 79,35,000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप यहाँ देख रहे हैं 79,35,000। यानी कि 2 वर्ष बाद उस फ्लैट की जो कीमत हो जाएगी 79,35,000 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब आपके बीच जो अगला सवाल है वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है
तो हम लोग जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए इसकी परिमाप जो होगी वो आपकी 3 गुना 1 भुजा यानी कि 3a हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर इसकी क्षेत्रफल जो 24√3 दी गई है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपके होते हैं 3/4 a स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। तो √3/4 a स्क्वायर बराबर आपके दे दी गई है 24√3। तो यहाँ से अगर आप √3 कटा देंगे तो आपके लिए a स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 24 चौके 96, इसलिए a की वैल्यू आपकी हो जाएगी √96। तो जब आप √96 को अगर आप इसे टोटली अगर आप इससे गुणनखंड कर लोगे तो ये आपके हो जाएंगे 4√6। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू 4√6 हो गई, तो 3a यानी जो परिमाप आप निकालोगे तो 3a, तो 3 गुना आपके 4√6 यानी कि 3 चौके 12, 12√6 आपके हो जाएंगे इसका परिमाप। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 a स्क्वायर ये याद रखनी है। उससे आपने a की वैल्यू प्राप्त कर ली, और a की वैल्यू प्राप्त करने के लिए जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a है तो 3a हमने कर दिया, तो 4 तिया 12√6 हो गए इसके जो सही जवाब। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को अब। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया कि यदि किसी आयत की विकर्ण 4 मीटर है और आयत की भुजाओं का अंतर 2 है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयत का जो आपके विकर्ण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक आयत यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये जो आयत है, तो आयत का विकर्ण यहाँ पर है 4 मीटर आपके, और इसके जो भुजाओं का अंतर है वो 2 है, यानी कि अगर भुजा को L और B मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई, तो आपके अंतर यानी L - B ये आपको 2 दी गई है। और जो इसके विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण आयत के क्या हो जाते हैं, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो विकर्ण इसकी 4 दी गई है, यानी कि अगर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की बात की जाए तो रूट अंदर इधर अगर चले जाएंगे तो स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर हो जाएंगे 16। तो अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फार्मूला यहाँ पर लगा दें तो यानी कि a - b की होल स्क्वायर और प्लस आपके हो जाएंगे 2ab इक्वल टू आपके हो गए 16। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल यह सवाल में ज्ञात करना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई, तो अगर LB हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ L - B की वैल्यू 2 है, तो 2 की स्क्वायर यहाँ पर कर ले, और यहाँ पर आपके 2LB बराबर हो गए 16। तो यानी कि 2LB की जो वैल्यू हो जाएगी 16, और ये 4 उधर माइनस हो जाएंगे तो 12, तो 2 छक्के 12 यानी कि जो क्षेत्रफल हो गई वो 6 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो गए इस सवाल के सही जवाब। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सवाल है कि A और B मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा A अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो B अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आप लोगों ने कई बार अभी तक बना भी चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि A और B जो दोनों हैं वो मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अगर A अकेले की बात की जाए तो उसे 8 दिन लगते हैं। मान लिया हमने अगर कहीं पर टोटली अगर 40 काम है, तो यहाँ पर A + B डेली आपके 5 × 8 काम डेली करेंगे, और A अकेले जो है वो 5 काम करेगा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो A अकेले 5 काम करता है, लेकिन A B मिलकर 8 काम करता है। तो जो B है इसका मतलब वो 3 काम B कर रहा है। तो अगर B 3 काम कर रहा है
तो बी को अगर अकेले पूरा काम दिया जाए यानी 40 काम, तो ये 40/3 यानी कि आपके हो जाएंगे 13.1/3 दिन इसे लग जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी 13.1/3 दिन बी को अकेले उस काम को करने में लगेंगे। तो अगला क्वेश्चन अब आपके लिए यहाँ पर है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को हम लोग अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसकी सॉल्यूशन थोड़ी सी जटिल हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल से ही इसे बनाकर हम लोग निकल जाएं। तो यहाँ पर क्या है, जो पहले अंक का 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम पहले अंक का 3 गुना करें तो 5 का 3 गुना 15 और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक, तो 6 के 2 गुना यानी कि 12, 12 से 5 अधिक 17। तो यहाँ पर आपके बराबर नहीं है। फिर अगर हम लोग 7 और 8 में बात करें तो जो उसमें पहले अंक का 3 गुना यानी 7 का 3 गुना 21 और उसके बाद आपके अंक है 8, तो 8 के 2 गुने से 5 अधिक, तो 8 दूनी 16, 5 21, ये बराबर हो गए। यानी कि ऑप्शन आपके हो गए 7 और 8 सही। यानी कि यहाँ पर जो आपके संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है वो संख्या आपके 7 और 8 हो गए, क्योंकि जो 7 का 3 गुना है वो 8 के 2 गुने से 5 अधिक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल अब आपका यहाँ पर, यदि पी क्यू बराबर आपके 6 सेमी है, पी आर बराबर 10 सेमी है और कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है, तो क्यू आर आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके जो कोण पी क्यू आर वो 90 डिग्री हो गई, यानी कि पी क्यू और ये आर यानी कि ये आपके हो गए 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पी क्यू आपके लिए है 6 और पी आर वो 10 है, तो आपको क्यू आर ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है, हमने आपको ट्राइप्लेट्स के नियम समझाए थे कि 6, 8, 10 होती है। जब भी कर्ण आपके 10 होंगे और उनमें से एक भुजा 6 होगी तो दूसरी भुजा 8 ही होगी। तो यहाँ पर आपके जो है ऑप्शन 8 हो जाएंगे, क्यू आर की वैल्यू 8 हो जाएगी, बिल्कुल सही यहाँ पर। तो क्यू आर की वैल्यू है 8, ऑप्शन नंबर बी हो गए सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस समय दो संख्याओं का जो लघुत्तम है उनके महत्तम का 90 गुना है। लघुत्तम और महत्तम का जो जोड़ा है वो 1456 है, यानी कि जोड़। यदि उनमें से एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का लघुत्तम जो है महत्तम का 90 गुना है। अगर हम लोग यहाँ पर महत्तम यानी कि HCF को अगर हम लोग x मान ले, तो जो लघुत्तम है यानी कि LCM वो आपके 90 गुना यानी कि 90x है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 1456 है, यानी कि इस दोनों का जोड़ 91x हो जाएंगे, 90x और 1x 91x। तो 91x बराबर ये जोड़ आपके 1456 हो गए। तो यहाँ से अगर हम लोग इसे कटा दे तो 13 सत्ते 91, तो 13 कम 13 1 बचता है, 13 कम 13 13 दूनी 26 और ये 7 से आपके 16 बार में कट जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16, यानी कि जो आपके HCF हो गए वो आपके हो गए 16। तो यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो जब भी हम लोग दूसरी संख्या निकालते हैं तो HCF गुना LCM, तो LCM जो है वो आपके 90x है, यानी 90 गुना 16 हो जाएंगे, x की वैल्यू 16 निकल गई। और बट्टे पहली संख्या, तो एक संख्या आपके यहाँ पर 160 तो दी गई है, तो यहाँ से हम 0 0 कटा दें और 16 16 कट जाएगी, तो 16 नमा 144, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो आपके ऑप्शन नंबर सी 144 यहाँ पर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा कि हमने किस तरह से यहाँ पर जो है x की वैल्यू फाइंड की और उसके बाद हमने दूसरी संख्या ज्ञात की। अब देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल है कि आपके एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर
अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन उसी समय घर से चलता है और गति वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय और उसके घर के मध्य दूरी क्या होगी? तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों को एक बेहतरीन लॉजिक बताने जा रहा हूं, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। आपने औसत चाल की एक फार्मूला देखी होगी कि औसत चाल की जो फार्मूला होती है वो आपके लिए होती है 2xy बट्टे x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या होती है, यदि कोई x की चाल से जाता है और y की चाल से आता है तो वहाँ पर हम लोग 2xy बट्टे x प्लस वाई औसत चाल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पर कोई व्यक्ति चाल में परिवर्तन करता है समय को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे x हो गई उसकी पहले की चाल, y हो जाएगी उसकी बाद की चाल, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर x प्लस वाई नहीं लेकर आपको उसकी डिफरेंसेस को लेनी है, x माइनस वाई के उसने कितने डिफरेंस किए, और ये 2 यहाँ पर नहीं होकर आपके वहाँ पर टाइम लेना है, टाइम के डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अब इसे आप समझ लें कि जो 2 के जगह यानी txy बट्टे x माइनस वाई, आप इस फार्मूला को इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी कि txy और बट्टे x माइनस वाई। इसमें क्या होता है कि पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा था, और जब उसे देरी हुई तो उसने क्या किया, अपनी चाल को उस दिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो उसके चाल अब हो गए 9 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टे x माइनस वाई, यानी चाल जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो उसके चाल के डिफरेंस आप हो गए 4 इंटू जो अब समय, तो समय पहले उसे 3 मिनट की देरी होती थी और अब वह 3 मिनट पहले पहुंच गया, तो कुल मिलाकर उसने 6 मिनट की टाइम में डिफरेंसेस लाई है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आपके 2 दूनी 4 और आपके 2 तिया 6, सॉरी यहाँ पर आपके जो हैं 1 मिनट थोड़ी सी मिसिंग हो गई, वो ये कि यहाँ पर 6 मिनट है, तो मिनट को हम लोग पहले घंटा में बदलेंगे तभी यहाँ पर, क्योंकि उसके चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं, तो 6 बट्टे हमने 60 कर लिया। तो यहाँ से आपके जो 6 दाएँ वो आपके 60 कट गए, 5 दूनी आपके 10 कट गए, तो यहाँ पर आपके हो गए 9 बट्टा 4 दूनी 8, तो 9 बट्टे 8 को जब आप पॉइंट में बदलेंगे तो 1.125, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपके दिख रहे हैं 1.125 हो गए इसके सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन अब आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रवाह की दिशा में, यानी प्रवाह मीन्स जो पानी की धारा चलती है वो प्रवाह की दिशा में किसी नौका की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रवाह के विपरीत यानी जब वो रिटर्न आता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने तो कई बार पढ़े होंगे इस चीज़ को कि जो प्रवाह की दिशा होती है तो उसमें क्या होती, अगर हम लोग यहाँ पर नाव की चाल को x मान लें और प्रवाह की चाल को y मान लें तो प्रवाह की दिशा में x प्लस वाई हो जाएंगे। तो x प्लस वाई यहाँ पर हो गई 12, और जब प्रवाह के विपरीत आएगी तो x माइनस वाई उसके हो गए 8, यानी कि जो नाव की अपनी चाल है स्थिर जल में और प्लस जो धारा की चाल है उस दोनों को ऐड करके आपके हो जाते हैं 12, और आते समय उसे माइनस करके हो जाते हैं 8। तो यहाँ से हम लोग पहले अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़कर 12 8 20 बट्टे 2 यानी कि 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपके हो गई स्थिर जल में नाव की चाल। और अगर इसी जगह पर आप अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 8 4/2 कर देंगे तो y यानी धारा की चाल 2 हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पर 24 किलोमीटर चलने के लिए नौके को कितना समय लेना होगा, तो 24 किलोमीटर चलने के लिए समय बराबर दूरी बट्टे चाल यानी 24 बट्टे 10, तो आपके हो जाएंगे 2.4 घंटा। तो 2.4 घंटा लगेंगे। ऑप्शन नंबर हो गए आपके सी,
बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर जो नौका द्वारा लिया गया समय हो जाएगा वो 2.4 घंटे लग जाएंगे। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर यदि x एक वास्तविक संख्या है तो x² माइनस एक्स प्लस 1 का निम्नतम मान क्या होगा। तो ये आपकी लिमिट की सवाल है, जो कि आपके +2 के चैप्टर्स की एक सवाल है। ये चैप्टर आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर होती है, उसका एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो जब भी आपके ये एक तरह का फंक्शन दिया हुआ है, ये आपके जो फंक्शन है उसकी आपकी जो है x² माइनस एक्स प्लस 1 दिए गए हैं। तो x का निम्नतम वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो अगर हम d जो यहाँ पर है dx/dy कर ले तो यहाँ से तो इसकी रूल क्या होती है, अगर हम x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और x⁻n-1 यानी जितनी पावर होगी वो आपके माइनस हो जाएगी। तो 2x पर पावर 2-1 यानी कि 2x पर पावर 1, तो 2x यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x। उसी प्रकार जब आप सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x पर पावर 1 है, तो x पर पावर 1 है तो 1 पीछे आ जाएगी। तो x पर पावर फिर n-1 यानी 1-1 x की पावर 0, तो किसी भी संख्या पर पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। और डिफ्रेंशिएशन में जो अंक होती है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पर dx/dy 2x-1 हो गया। तो अब यहाँ से जब निम्नतम वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 2x-1 बराबर आपको करनी होगी 0। तो यहाँ से आप देखेंगे जो x की वैल्यू है वो आपके लिए हो जाएगी 1/2। और जब आप 1/2 को इस इक्वेशन में रख दोगे तो 1/2 के स्क्वायर यानी आपके हो जाएंगे 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके टोटली आ जाएंगे 3/4। इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएंगे 3/4 इस सवाल के बिल्कुल ही सही जवाब। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि 1 बिलियन का 100वां भाग कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग बिलियन जानते हैं, 1 बिलियन जो होता है वो आपके 1 करोड़ होते हैं। तो 1 बिलियन यानी कि 1 करोड़। तो 1 करोड़ का जो 100वां भाग होता है वो आपके 1 करोड़ आपके जो होते हैं, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो 100 लाख होते हैं, तो अगर 1 करोड़ का अगर हम 100वां भाग करें तो 1 लाख उसमें हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे डायरेक्टली आपके हो गए। 1 बिलियन जो होते हैं वो आपके 1 करोड़ कहलाते हैं। 1 करोड़ को हम 1 बिलियन नाम देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर यहाँ पर। तो अगला सवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की जो ऊंचाई के अनुपात दिए हुए हैं, तो इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो जब भी आपके समान आधार की बात होगी, यहाँ पर बेलन है समान आधार वाले, तो समान आधार की जब भी बात होगी तो वहाँ पर जो त्रिज्या होंगे वो आपके बराबर हो जाते हैं। तो चूँकि समान आधार के 2 बेलन हैं तो दोनों की जो ये आर होगी, अगर इसकी आर ये है तो यहाँ पर ये भी आपके जो दोनों की सेम इसकी क्या हो जाएगी, जो आर है वो सेम हो जाएगी। पर ऊंचाई की जो आपकी दी गई है ये 2, अगर इसकी ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई 5 है। ये अनुपात दी गई है 2:5। तो अगर इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है 2πr/h। तो 2πr और h की वैल्यू इसकी हो गई 2, और नीचे अगर निकालेंगे तो 2π ये भी r हो जाएगी इंटू h। इसकी h यहाँ पर 5 है। तो आप देखेंगे ये आपके जो 2πr कट जाएंगे, तो जो आपके h की जो रेशियो है 2:5, यानी कि जो अगर आधार सेम होंगे तो ऊंचाई का अनुपात ही उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी अनुपात हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे r सेम है इसलिए यहाँ पे 2πr तो सेम ही रह जाएंगे, सिर्फ h के वैल्यू में डिफरेंसेस आएगी। तो
उम्मीद है कि अच्छे से इस सवाल को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कितने समय में 2000 रुपये का मिश्र धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2662 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपके 2000 रुपये हैं वो आपके कितने हो जाते हैं, 2662 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितने समय लगेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि रेट जो है वो आपके 10% है। तो 10% है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाती है। यानी कि अगर आप 10 रुपये रखोगे तो वो आपके बढ़ के 11 रुपये हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर हम 2 साल रखेंगे तो 10 से फिर 11, और उसी प्रकार हम अगर 3 साल रखेंगे तो फिर आपके 10 से 11। यानी कि ये जो आपके अगर हमने यहाँ पर 1000 रुपये रखे हैं तो वो आपके 1331 हो जाएंगे। और यहाँ पर 1000 नहीं, हमारे 2000 रुपये धन है, तो अगर इससे 2 गुना है ये भी आपके 2 गुना होंगे। तो 1361 यानी डबल 2662 रुपये। यानी कि आपने देखा कि 3 साल अगर हम लोग रखते हैं इस तरह से तो आपके यहाँ पर 2662 रुपये हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पर कितने वर्ष समय लगेंगे, 3 वर्ष समय लगेंगे यहाँ पर इसे 2662 रुपये होने में। तो यहाँ पर जो आपके आज के लिए बस यहाँ पर इतनी ही जो यहाँ पर हमारी थी सवाल, और उम्मीद है कि आज के सवाल आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। तो जो लोग नए यहाँ पर आज इस चैनल को देख रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। और इस चैनल पर लगातार बने रहिए ताकि हम आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ों से कंटिन्यू आप लोगों को अवगत कराते रहें और आप लोगों को इसका फ़ायदा रेगुलर मिलते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।